देश के 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस अपील के साथ कि आपके कंस्टिट्यूंसी में अगर वोटिंग हो रही है तो आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनिए और अपने घरों से निकलिए, वोट दीजिए। तस्वीर अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अपना दल एस की उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से और वहां पर भी वोटिंग हो रही है। अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। बीजेपी के उम्मीदवार गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन 2019 में गोरखपुर से जीते थे, एक बार फिर से चुनाव मैदान में है 2024 में और गोरखपुर से ही उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें हम उन लोगों की दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से ओपी राजभर, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। घोसी से उनके बेटे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। एसपी उम्मीदवार अरविंद राजभर घोसी से उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो जो उम्मीदवार हैं, जो खास लोग हैं, अगर उनके कंस्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है, वोटर हैं, तो वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप भी घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश के 13 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है और उसमें से महाराजगंज एक कंस्टिट्यूएंसी है, महाराजगंज में भी चुनाव हो रहा है और वहां से खबर आ रही है ईवीएम में खराबी को लेकर। बूथ संख्या 29, लक्ष्मीनगर की बूथ संख्या 322, सिसवा की बूथ संख्या 33, माधव नगर की बूथ संख्या 137, महुआ शुक्ल की और बूथ संख्या 21 पर ईवीएम खराब है। यहां पर भी बाधित है चुनाव। ये तस्वीर हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे थे और इसके साथ ही वहां की भी हर जानकारी दे रहे हैं। देवनाथ वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय राय की तस्वीर हम दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चुनाव मैदान में है। देवनाथ, वाराणसी, अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के वाराणसी से उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव मैदान में है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और चुनौती की बात कह रहे हैं। जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी। इन लोगों ने भी कहा कि 80 में से 79 सीटों पर बीजेपी आ रही है। एक सीट पे टक्कर है, वो है वाराणसी सीट और इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए सांसद की लड़ाई है और उसमें पलड़ा अजय राय का भारी है। अब चुनाव के नतीजे आएंगे तो फिर इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन बातें जब हो रही हैं तो जो तमाम मुद्दे निकले उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई है रविंद्र जी, 6 चरणों में और आज के 7वें चरण में, या जनता ने अपना मुद्दा जो खुद उससे महसूस हुआ उसके आधार पर वोट दी या आज दे रही है? देखिए आनंद जी, एक कई बार आकलन करना मुश्किल होता है कि जो नेता लोग या जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो राजनीतिक दल जो मुद्दा प्रोजेक्ट करते हैं लोगों के सामने, जनता उस पर वोट कर रही है या उसका अपना भी कोई एजेंडा है। कई बार हम अक्सर कहते हैं कि लहर बह रही है, जैसे अंतर्धारा बह रही है, अंडर करंट हो रहा है। तो अभी तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि अंडर करंट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि हमेशा चुनाव परिणाम, मैं 1977 से देख रहा हूँ कि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होता है। 1977 का तो मुझे याद है कि उस समय जो कहा जा रहा था कि नहीं इंदिरा जी फिर से आ रही हैं, लेकिन एक अंडर करंट था और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। और वही बात 2004 में हुआ और ये प्रोजेक्ट किया कि वाजपेयी सरकार फिर से लौट रही है, वाजपेयी सरकार हार गई। तो ये प्रोजेक्ट करना पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से मुश्किल है और मैं इस पछड़े में नहीं पड़ूंगा कि कौन जीतेगा। लेकिन हाँ, एक चुनाव के बाद आप देखिएगा कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे लगता है कि अरे ये तो हमने समझा ही नहीं, जनता के बीच में ये धारा मौजूद थी और जो हम लोग इसको समझ नहीं पाए, हम मतलब मीडिया वाले हैं। तो ऐसा होता है, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ पाती हैं, बड़े बड़े नेता समझ नहीं पाते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है और वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कहा जाए कि क्या हो जाएगा, क्या होने की संभावना है, हम इसी की बात करते हैं। और इतना ज़रूर है कि इस बार लड़ाई तगड़ी हो रही है। उस तरीके से दोनों जो फॉर्मेशन है, जो एनडीए फॉर्मेशन है, जो कांग्रेस का इंडिया फॉर्मेशन है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब कोई ना कोई एक ही जीतेगा, एक को तो हारना ही है। अब देखिए क्या होता है।
और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और वहां पर भी आज मतदान हो रहा है। और तस्वीरों के जरिए देखिए, ये गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब चुनाव खत्म, आशीर्वाद, और आशीर्वाद इसलिए भी कि जो दौर चला है, चुनाव को लेकर प्रचार चला है, अब एक भगवान की शरण में कि आशीर्वाद लेकर हम चुनाव मैदान में गए थे और अब चुनाव खत्म हो रहा है, तो एक बार फिर आपके पास उस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए तो ये गृहमंत्री अमित शाह पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिर में हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर साधना में है, 45 घंटे की साधना। आज ये साधना उनकी खत्म होगी। उनके संसदीय क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है और ये तस्वीर आप देखिए मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना हो रही है। दूसरी तरफ मतदान, कंगना रनौत उम्मीदवार हैं मंडी से और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं, अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आई हैं। और इस बीच सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान वहां पर बाहर बड़ी संख्या में अमित शाह के चाहने वाले भी मौजूद और उनका भी अभिवादन, जो दर्शन के लिए लोग पहुंचे हैं उनके साथ भी उनका अभिवादन। लेकिन चुनाव चल रहा है और ये जो लोकसभा चुनाव है, आखिरी चरण के 57 सीटों पर, उन 57 सीटों में से एक मंडी भी है। 83 के बाद बनी, ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4 के 4 लोकसभा, 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव। तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा आपके मतलब निश्चित तौर पर उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसका भविष्य को बहुत। सर, कांग्रेस एग्जिट पोल का वो करिए, बाइकआउट कर दिए कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है। वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं, वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मौके पर अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान है और अब तक के रुझानों से स्पष्ट है कि देश में इंडिया की सरकार बनने जा रही है। मुझे गर्व है कि झुलसा देने वाली गर्मी में भी आप सभी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए वोट देने निकले हैं। आज भी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक बन चुकी इस सरकार पर अपने वोट से अंतिम प्रहार जरूर कीजिए। 4 जून का सूरज देश में एक नया सवेरा लेकर आने जा रहा है। आखिरी चरण और आखिरी रण, अंत भला तो सब भला, इसी को हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं। कई मुद्दे आप लोगों ने उठाए और आज आखिरी दौर में अगर उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जो चुनाव है वहां की बात करें या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव या राहुल गांधी के उस दावे की कि 80 में से 1 सीट को छोड़ के बाकी सब पर हम जीत रहे हैं, 1 सीट पर कड़ी लड़ाई है और वो सीट वाराणसी है। और वही बात अभी कह रहे थे अजय राय भी कि वाराणसी का जो बेटा है, काशी का बेटा है, उसके पक्ष में लोग इस बार खड़े हैं। नहीं, अजय राय से तो आप कुछ और उम्मीद कर ही नहीं सकते, जाहिर है, क्योंकि वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो कहेंगे ही और अपनी जीत का दावा तो करेंगे ही। लेकिन विषय बहुत साफ है। जिस तरीके का चुनाव प्रचार रहा, एक एक्सटेंसिव कैंपेन रहा, जिस तरीके से देश में माहौल रहा, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की बात थी, इस देश की जनता पहले दिन से कमिटेड थी। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, वो सबके सामने होगा, राइटिंग ऑन द वॉल है, सब जानते हैं।
जहां तक बात खास तौर पर अखिलेश यादव जी की है, वो कहते हैं कि 80 में से 79 आएंगे। ये जो इनके मैंने एक चीज अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में सीखी है कि नेता कैसा भी हो, उसके आसपास सलाहकार ठीक ठाक होने बहुत जरूरी है, वरना वो उस नेता को कहीं का नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान हो। लेकिन अगर उस आदमी के आसपास सलाहकार बहुत खराब है ना, तो यकीन मानिए वो तो ग्राउंड से दूर हो ही जाता है। उसके सलाहकार उसको जो चाहे बोल देते हैं और वो मानकर बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पास जितने सांसद हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो सारों को संसद भवन जाने में सिर्फ एक स्कूटर लगेगा, एक स्कूटर पर सारे आ जाएंगे। कहते हैं आज हम 80 में से 79 लाओगे। इनसे पूछो कैसे लाओगे, नहीं पता। क्या कैलकुलेशन है, नहीं पता। कहां कहां की सीट जीत हार रहे हैं, नहीं पता। कहते नहीं बस 80 में से 79 लाएंगे। कार्यकर्ताओं को रैली में बोलने के लिए बातें अच्छी होती है, तालियां बजवाने के लिए बातें अच्छी होती है, लेकिन क्या ये सच्ची में ग्राउंड पर स्थितियां हैं? क्या सच में ऐसा कोई माहौल है? क्या ऐसी कोई सच में आंधी या हवा है? नहीं है। ये यूपी को युवा जोश पहले भी ये मिल चुका है इन दोनों लड़कों का, और आज लेकिन भी एक मिल रहा है। देख परसेप्शन लीजिए इस चुनाव में चुनाव में नतीजे क्या शिवम होते हैं। जी, एक परसेप्शन इस चुनाव में जरूर बना है 6 राउंड के बाद, इस 7वें राउंड में भी, कि बड़ा ही क्लोज फाइट है एनडीए और इंडिया के बीच में। इस तरह का कोई परसेप्शन नहीं है आनंद जी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, विपक्ष का काम है अपने लिए, अपनी पार्टी और संगठन के लिए और अपने अलायंस के लिए बताना, माहौल बनाना, मेहनत करना। लेकिन क्या ग्राउंड पे ऐसा कुछ है? नहीं, कहीं नहीं दिखाई दिया। आप देख लीजिएगा, जिस दिन हम चुनाव की में गिनती कर रहे होंगे, जरूर मेरा आमना सामना आपसे एक बार फिर होगा, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि जरूर अखिल चौधरी जी से भी आमना सामना हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहीं चुनाव में नहीं। आपने एक और चीज अभी हाल फिलहाल देखी होगी, कल ही मैं देख रहा था कि इनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कह दिया कि हम एग्जिट पोल में आना पसंद नहीं करेंगे, इस बहसबाजी से कोई लॉजिक नहीं है, और जो फाइनल रिजल्ट होगा उसी दिन जो है कांग्रेस आएगी। यानी कि हार मान बैठे हो भाई। अगर कोई रिजल्ट ग्राउंड से आया है और वो अच्छा है तो उसमें बैठेंगे, लेकिन इनको पहले से ही पता है कि हार गारंटीड है, तो अब तो मतलब एग्जिट पोल्स में भी बैठना पसंद नहीं कर रहे। आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता बैठा करेंगे, 2 वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठा करेंगे, और देश में राष्ट्रीय विमर्श हुआ करेगा, मॉडरेट आप किया करेंगे। क्योंकि विपक्ष तो टीवी पर, एक तो इनको कोई सुनता नहीं, लेकिन जहां पर फोर्स्ड मजबूरन इनको लोग सुनने के लिए मजबूर हो जाए न्यूज चैनल पर, ऐसी जगह भी वो आना नहीं चाहते। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें तो है नहीं। अखिल जी, लेकिन अब न्यूज चैनल पर डिनायल मोड में तो राहुल गांधी तो होते हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं, आप लोग चर्चाओं से भी अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, ये एक और आरोप है। देखिए, डिनायल मोड में तो कौन है कौन नहीं है वो 4 तारीख को पता चल जाएगा, इनके क्या स्टेटमेंट्स होते हैं। राहुल गांधी जी का ट्वीट आपने अभी पढ़ाया। राहुल गांधी जी ने कहा है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और लोग बाग वोट दे रहे हैं, वो सही मुद्दों पे दे रहे हैं और जनहित के मुद्दों पे दे रहे हैं। एक आदम गौनवी जी का एक कहा हुई चीज है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। हर तरफ हमने देखा कि कई सालों से, जब से मोदी जी आए हुए हैं, मोदी मोदी मोदी, टीवी के ऊपर सिर्फ मोदी चलता रहता है। लेकिन क्या धरातल पे, क्या लोगों के खेतों में, क्या गांव के अंदर, क्या छोटे छोटे नुक्कड़ों पे ये बातें होती हैं कि नहीं होती हैं? अगर नहीं होती अखिल जी, अगर ये आंकड़े झूठे हैं, टीवी पर ही सारी कुछ बातें होती हैं, तो फिर 2014 या 2019 का परिणाम क्या है? कौन वोट दे रहा है, कौन सीटें दे रहा है, ये भी तो एक सवाल है। आप ये देखिए वोट कौन दे रहा है? उन्हीं लोगों को आप डिनाई भी कर रहे हैं। मैं यही आपको बता रहा हूं कि 10 सालों तक लोगों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को। मोदी जी का नाम चमक रहा था, बहुत उन्होंने अपना अच्छा पीआर किया और उस वजह से उनको वोट भी आए। लेकिन लोग बाग अभी भाई दुखी हो गए। कितने दिनों तक ये चमकान चलेगी? ये नकली चीजें कब तक चलाओगे आप? जो असली मुद्दे हैं, जो हमारी महंगाई है, जो बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, जैसे अग्निवीर, जैसे किसानों के मुद्दे। अभी पटियाला आए हुए थे, आज चुनाव है पटियाला के अंदर, पंजाब के अंदर। पटियाला के अंदर मोदी जी आए थे, हजारों किसान उनसे मिलना चाहते थे कि भैया क्या कर रहे हो आप, क्यों हमारे साथ इस तरह की सलूक कर रहे हो आप। उन्होंने उनसे तो मिले नहीं। अग्निवीर के ऊपर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, तमाम देश के हर हिस्से के अंदर अग्निवीर का विरोध हुआ, वो मिले नहीं। जो महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं कहां पे सुरक्षित हैं?
ये वो वादा तो करते हाँ, हैं कि महिलाएं को कहां पर आरक्षण- सुरक्षित हैं, और ये मामला चुनाव के दौरान एक बार फिर आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवाज से बाहर बातें निकली, लेकिन उस पर भी राजनीति आप लोगों की एक अलग हो जाती है, उस पर आप चुप रहते हैं, दूसरे नहीं, दूसरे उसपे कभी आरोपों चुप पर नहीं मुखर हो मैं जाते तो हैं, जिस ये भी टाइम तो ये है ना। चीज आई थी उसी टाइम पे हमने कहा था कि ठीक ढंग से जांच होनी चाहिए। जब कोई रेप होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग तिरंगा ठीक है, यात्रा अमृतांशु निकालते जी। हैं, और एक छोटी 7-8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ। ये और असली आरोपियों मुद्दे, के पक्ष में ये जो असली मुद्दों की बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, असली मुद्दे आज और भविष्य के लिए क्या है? आज के तारीख में ही ऑफिशियल डेटा आया है जीडीपी का, और कोरोना काल के अगले वर्ष में, अगले 23-24 में ही 8.2 का जीडीपी ग्रोथ हम लोगों ने रजिस्टर किया है। एक दूसरा, पहली बार 100 टन सोना हमारे देश में वापस आया है, हमारे वॉल्ट्स में आया है, और बाकी सोना भी धीरे धीरे करके जो भारतीय सोना है विदेशों में पड़ा हुआ है वो वापस आएगा। 70 साल हो गए ये सोना, उसके पहले से सोना पड़ा हुआ है, पहली बार ये सोना अपनी धरती देखेंगे, भारत का सोना। तीसरा जो आज की बात है, तीसरा मुद्दा कि चाइना ने 120 किलोमीटर दूर एलएसी के पास अपने सबसे कारगर और सबसे मजबूत जेट्स को वहां पर पहुंचा दिया है। ये तीन असलियत है पिछले 4 दिन का, और इन बेरोजगारी, ये वो सारे मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन ये सबसे बड़े मुद्दे हैं जिसको टैकल करने के लिए अगली सरकार को चुनौती होगी, और साथ साथ में उसके पास भरा हुआ पैसे का थैला भी होगा। अब वो कौन सरकार आती है और उस थैले को कैसे इस्तेमाल करती है, ये 2 प्रवक्ता तय कर लें। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो हकीकत में आएगा 4 जून को, जब नतीजे सामने आएंगे। तो लोकसभा चुनाव का ये 7वां चरण, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी। 57 सीटों पर, यूपी और पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जबकि बिहार की 8 और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर मतदान जारी है। झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान जारी है, और ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है, और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सीट पर भी वोटिंग जारी है। हम चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के दौर की शुरुआत रविंद्र जी से। रविंद्र जी, दावे प्रतिदावों के बीच में अब तो चुनाव खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि कई जगहों पर एक साथ 3 अगर चीजें देखें तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, और एक तरफ वोटिंग के बाद या वोटिंग के दौरान सरकार बनाने का दावा भी इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल से कांग्रेस अपने आप को अलग कर रही है। देखिए, मैं मानता हूं एक मीडिया पर्सन के नाते, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के नाते, कि किसी भी पार्टी को, अगर आप पॉलिटिकल एरेना में हैं तो आपको उससे अलग नहीं होना चाहिए। कोई ये जो एग्जिट पोल है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि चुनाव परिणाम नहीं है, तो आप अपनी बात कह सकते हैं, कहना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें फेक भी चल रही हैं एग्जिट पोल। पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा है, कल बहुत ज़ोर से ट्रेंड हुआ है उड़ीसा में को लेकर के, और उड़ीसा में एग्जिट पोल आने के पहले, जो कि आज आएगा, वहाँ पहले ही चल रहा है कि एग्जिट पोल आ गया और नवीन पटनायक की पार्टी बम्पर वोटों से जीत रही है। 105 तक में 185 सीटें 105 में। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब किसी भी चीज़ की प्रोसेस, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उससे मैं मानता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं। 4 लाख इंडिया गठबंधन की बैठक भी हो रही है। उनकी बैठक मुझे कुछ नहीं कहना है। धन्यवाद। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएंगे। आप भी दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कल दिल्ली जा रहे हैं। 4 दिन के बाद आप कह रहे थे बड़ा खेला होगा। अब उनके बारे में इतना हम नहीं कह सकते, लेकिन आज हम लोगों की पहले से ही तय बैठक है। नहीं, अभी तो रिजल्ट की बात हुई ना। फिर माहौल क्या लग रहा है? आप क्या माहौल लग रहा है? अब तो अंतिम है, अब सब कुछ हो चुका है। क्या आप लोग की एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले, बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है, और हम लोग 300 पार हो रहा है। शुक्रिया।
तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम बिहार आरजेडी को लीड कर रहे हैं। आशुतोष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चौंकाने वाला फैसला। बेशक आनंद जी, तेजस्वी यादव उसी मतदान केंद्र पे पहुंचे हैं जहां अभी थोड़ी देर पहले लालू प्रसाद यादव वोट देकर निकले हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और यहां पे वो अपनी गाड़ी के अंदर दाखिल है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, सीधी तस्वीर भारत एक्सप्रेस पे देख सकते हैं। तेजस्वी यादव गाड़ी में मौजूद हैं और यहाँ से वो निकल के मतदान केंद्र पे जाएंगे। बिहार वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र है जहाँ तेजस्वी यादव मतदान करने पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, कमर में दर्द होने की वजह से व्हील चेयर दिया गया है तेजस्वी यादव को और इस व्हील चेयर के जरिए वो मतदान केंद्र तक जाएंगे। आमतौर पे जिस तरह से वो प्रचार के लिए निकलते रहे हैं, कमोबेश वही हालात है। आप तस्वीरों में देखिए, तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे और साथ में तेज प्रताप यादव भी। ये भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आनंद जी देखिए, ये बिहार वेटनरी कॉलेज की तस्वीर है। हाथ में दोनों भाई पर्ची ले रखे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जी। क्या किस तरह से मानते हैं जीत होगी? हाँ, अब की बार 400 पार। हाँ, अभी तेजस्वी जी इस बार एक जगह रहो। की बात 400 पार पहले वोट तो डालने दीजिए। अरे तो पहले वोट डालने बोलने को तैयार नहीं है, सबसे पहले मतदान करना चाहते हैं। आप ये तेजस्वी यादव की तस्वीर देखिए, व्हील चेयर पर तेजस्वी यादव और साथ में तेज प्रताप यादव। ये सीधी तस्वीर मतदान केंद्र का है। ये बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना वेटनरी कॉलेज के नाम से फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज में से सीधी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये दोनों भाई एक पहुंचे हैं। तस्वीर देखिए बिहार वेटनरी कॉलेज से, जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव मतदान करने पहुंचे हैं और तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा देख सकते हैं कि किस बने हुए हैं और किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। मतदान करेंगे, उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे। ये सीधी तस्वीर मतदान केंद्र से। आप भारत एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हो गए हैं। देखिए, और गेट पर पुलिस था पटना से वेटनरी कॉलेज के मतदान केंद्र पर, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के साथ मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं। हम आपके पास लौटेंगे, जब मत देकर वो बाहर निकलेंगे तब क्या कुछ कह रहे हैं ये भी जानेंगे। इस बीच चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में शिवम त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, आज एक खबर जो आई, वो खबर ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो दावा करते रहे हैं और जो ये है कि इस बार जो सरकार आपकी जो बनेगी, आप जो कह रहे हैं, और उसके बाद बड़ा एजेंडा इस सरकार के पास होगा अगर आपकी सरकार एक बार फिर से आती है पीओके को लेकर। और पाकिस्तान में पीओके को लेकर आज एक बड़ी दलील दी गई। फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद से अगवा कवि अहमद फरहाद को लेकर सरकार का बचाव कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो आज़ाद कश्मीर में 2 जून तक रिमांड पर रहेंगे। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि आज़ाद कश्मीर हमारा नहीं बल्कि एक विदेशी क्षेत्र है। ये मुहर लगाते क्या इसका असर आप लोग जो कहते रहे हैं उसका असर पाकिस्तान पर भी देखने को मिला क्या? ये हिंदुस्तान के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और विषय बहुत साफ है कि उनको भी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल पीओके देना ही पड़ेगा। जब आपके इरादे बहुत सही हो और इस देश के हित वाले हों तो आपको जो है आपकी जो गई हुई जमीन है वो भी मिल जाती है। और जब आपके इरादे देश को लेकर ठीक ना हो तो आपके पास जो अपनी जमीन है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है एक डिस्ट्रक्शन रहता है। एक हिंदुस्तान 2014 से पहले का हिंदुस्तान था जहां पर ना आतंकवाद रुक पाता था, ना कश्मीर को हम बेहतर रख पाते थे, ना पत्थरबाजी रोक पाते थे, ना घुसपैठ रोक पाते थे, ना कुछ कर पाते थे और पाकिस्तान जो चाहता था कर लेता था। आज स्थिति 2014 के बाद ऐसी बदली है कि पाकिस्तान घुसपैठ तो भूल जाइए,
अगर कुछ हमला करने की कोशिश करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब मिलता है। हम 370 हटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कोशिश करता है कि वो कोई कंसेंसस बना पाए, वो बिल्ड नहीं कर पाता। उसके बाद थका हारा वापस बैठ जाता है। दुनिया में जाकर खुद कहता है कि हालात हमारे बेहद खराब हैं। उनके खुद के मिनिस्टर कहते हैं कि जब हमारे जो अभिनंदन है सर उनको सर रुकना चाहेंगे, 1 मिनट आते हैं आपके पास, जरा तेजस्वी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। पर्व है और सभी बिहार के लोगों से, देश के लोगों से अपील है कि घर से निकले, वोट करें। संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई है, बढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए, ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो हम लोग तो एकदम टनाटन, सब लोग, पूरा बिहार का मिजाज टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर सब लोग जो है इस बार, जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी तो तेजस्वी यादव अपील भी कर रहे हैं कि लोग वोट करने के लिए आए। शिवम जी अपनी बात पूरी कीजिए। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले जरा अखिल जी को शामिल करते हैं चर्चा में। अखिल जी, एग्जिट पोल में तो आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने का दावा राहुल गांधी के ट्वीट में भी अभी सामने आया है, आप लोग कर भी रहे हैं। और अब इसके साथ एक चीज और कि 1 जून यानी आज एक बैठक भी है इंडिया गठबंधन की। बैठक में रणनीति क्या? ममता बनर्जी अभी भी बाहर हैं, नहीं आ रही हैं। आप साथ दिल्ली में लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, चुनाव जब खत्म हो गया, ये लंबा चुनाव भी चला, 7 चरण आज पूरे हो रहे हैं और काफी लंबा चुनाव होने की वजह से, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल बड़े जोश के साथ में, बड़ी ईमानदारी के साथ में और बड़ी सच्चाई के साथ में ये चुनाव लड़ रहे थे। अब जब चुनाव अंतिम दौर में आ चुका है, आज जब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आज एक मीटिंग रखी गई है, क्योंकि हम लोग जब साथ में चुनाव लड़े हैं तो फीडबैक्स भी लिए जाएंगे, तमाम तरह की बातें भी होंगी। 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में और भी बातें होंगी। तो इसी वजह से ये बैठक रखी हुई एक स्वाभाविक सी चीज है। जब चुनाव खत्म होते हैं और आप अलायंस में चुनाव लड़ रहे होते हैं तो बैठक होना तो एक स्वाभाविक सी चीज है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को लेकर ये बैठक है कि राहुल गांधी, अगर वैसी परिस्थिति आती है सरकार बनाने की, तो राहुल गांधी एक सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस उन्हें प्रोजेक्ट करना चाह रही है। उसकी शुरुआत आज की बैठक से। ये 4 तारीख को ही, उसके बाद में होगा। ऑफ कोर्स ये सब बातें भी होनी है, लेकिन मेरे को लगता है अभी थोड़ा प्रीमेच्योर रहेगा। 4 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे और उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन ऑफ कोर्स आज की बैठक में भी फीडबैक्स लिए जाएंगे और तमाम तरह के इश्यूज पे बातचीत होगी। पंजाब पर किस तरह का आपका नजरिया है? क्योंकि आप एक दूसरे के खिलाफ वहां पर लड़ रहे हैं। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तो आप गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं। जी, पंजाब में ये बात आपकी ठीक है कि पंजाब में हमारा गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं हुआ,
आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। चंडीगढ़ वाली जो सीट है, क्योंकि अब पंजाब में नहीं आता है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे एक साझा उम्मीदवार के तौर पे मनीष तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब के मैं कई हिस्सों में, मैं पर्सनली आपको बताऊं, मैं पटियाला की ज्यादातर विधानसभाओं में गया हूं, मैं अमृतसर गया हूं, मैं चंडीगढ़ गया हूं, मैं गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला जो गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे जितनी भी सीट्स पे मैंने जानकारी ली है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं हिमाचल भी गया, चारों सीटों पे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमारा गठबंधन नहीं हुआ पाया, हमारी बात नहीं बनी गठबंधन की, तो हम आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। पंजाब में भी, पंजाब में जो किसान आंदोलन भी चल रहा, और उसके बाद में और तो भी पंजाब में तो आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे होंगे ना? सिर्फ पंजाब की बात करें तो बीजेपी शून्य है, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव में कांग्रेस है। हाँ जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही पंजाब में आप है ना? हाँ जी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ में यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट सामने सामने। 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का जो पोलिंग हुआ है उसका परसेंटेज आया है 57 सीटों पर। सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान हुआ है। बिहार में 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक 10.58% वोटिंग हुई है, जबकि चंडीगढ़ की सीट पर 2 घंटे में 11.64% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर पहले 2 घंटे में 14.35% मतदान हुआ है। झारखंड की 3 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 12.15% मतदान हुआ है। ओडिशा की 8 सीटों पर, ओडिशा की 6 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 7.69% वोटिंग हुई है। यहां पर वोटिंग थोड़ी धीमी है। उधर पंजाब की सभी 13 सीटों पर जो 2 घंटे का मतदान हुआ है 9.64%, और उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर जो मतदान हुआ है 2 घंटे का, उसमें 12.94%, यानी करीब करीब 13% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 9 बजे सुबह तक, यानी कि पहले 2 घंटे तक 12.63% मतदान हुआ है। 11.31% सभी 57 सीटों पर अभी तक 2 घंटों में वोटिंग हुई है, और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे ये मतदान का दौर और भी आगे बढ़ता जाएगा और प्रतिशत में बढ़ोतरी आएगी। बहरहाल चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ अमृतांशु राय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। अमृतांशु जी, अगर पाकिस्तान वाले इस बयान को देखा जाए, जिसके बारे में अभी हम चर्चा शिवम जी से भी कर रहे थे और उसके पहले अखिल जी भी इस पर अपनी बात रख रहे थे, तो ये किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि चुनाव के आखिरी दौर से ठीक पहले अगर पाकिस्तान की कोर्ट में पाकिस्तान सरकार के एडवोकेट इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो पहली जीत तो यही हो गई। 2 बातें हुई हैं। इसके पहले नवाज शरीफ ने बयान में और अपने भाषण में ये कहा कि उन्होंने भारत के साथ दगाबाजी की जब वाजपेयी आए थे वहाँ पीस टॉक्स के लिए। उसके बाद उनके जानकारी के बगैर परवेज मुशर्रफ ने करगिल में कांड कर दिया, और ये दगाबाजी है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो मत दिया था उसके विरुद्ध पीछे से वार किया भारत में। एक तो पहला महत्वपूर्ण वो है। दूसरा, उसके बाद अगर अदालत में ऑफिशियल पोजीशन जो है उनके इंटरनल सिस्टम में, उसको उनके वकील ने स्टेट किया है, लेकिन अगर ये बात एक्चुअल में है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और इस पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के स्टेटस अंदरूनी तौर पे और क्लियर हो रहा है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा मैं इस पूरे एग्जिट पोल के बॉयकॉट को लेकर के। देखिए 11 बजे कांग्रेस के महिला विंग की अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो किया है, और उसमें मीडिया को इनवाइट किया है। अभी आज की बात है। अब एक तरफ तो ये चाहते हैं कि मीडिया आके इनके बयानों को छापे, इनके सारे मीटिंग्स को छापे, लेकिन मीडिया को जहां जरूरत है एग्जिट पोल में वो करने का, वहां ये तर्क देते हैं कि वो तो मीडिया का टीआरपी का एक्सरसाइज है। मैं मीडिया की तरफ से कहना चाहता हूं कि दोबारा से कांग्रेस ये ना कहे कि कांग्रेस के
चीजों को मीडिया कैरी नहीं करती। ये अपने हिसाब से जो हर एक मामले को, फैक्ट को ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं मीडिया के मामले को लेकर के, ये बंद करना होगा इन्हें। अखिल जी। हमने कहा है क्योंकि हम लोग 2 दिन की बात है सर, आपको 4 तारीख को जब रिजल्ट सामने आएंगे तब हमारे पास में रिजल्ट्स होंगे और कंफर्म रिजल्ट्स होंगे। ये हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, किसी भी तरह से लीगल नहीं है, तो हम लोग इसमें अपना दिमाग खपाएं, तू मैं करें, डिबेट्स करें, तो उसका कोई औचित्य हमें सामने नहीं आता। जहां तक मीडिया को रिस्पेक्ट देने की बात है और मीडिया को अपनी बात, ऑफ कोर्स हम मीडिया को बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं कि उसके थ्रू हम लोग अपनी बात पहुंचाते हैं देश की जनता तक, और तमाम तरह की जो बातें होती हैं वो मीडिया के थ्रू ही जाती हैं। तो ये बात, इस बात से कंफ्यूज न करी जाए कि सिर्फ एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कोई मीडिया के खिलाफ है या फिर हम लोग नहीं चाहते मीडिया से बात करना। हम लोग हमेशा मीडिया का स्वागत करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात मीडिया ठीक ढंग से रखे, जैसे हम बोलते हैं वो की वो बातें जाए। तो ये तो कोई बात बनी नहीं कि एग्जिट पोल्स के बारे में बात नहीं हो, तो मीडिया को हम लोग बात सब पे करनी चाहिए, खुलकर करनी चाहिए। अगर एग्जिट पोल के जो अनुमान है उससे आप सहमत नहीं है, असहमत हैं, तो उस पर भी अपनी बात आप रख सकते हैं कि क्यों असहमत हैं, सही है वो या नहीं सही है, उस पर भी है। लेकिन खैर ये आपका अपना फैसला है और उस फैसले के साथ आप भी खड़े हैं और हम भी उस फैसले का चलिए सम्मान करते हैं। कंक्लूड सर कीजिए रवित जी इस पूरे दौर को, इस पहले चरण का। नहीं, ये पहला चरण देखिए, आज अब थोड़ी देर में अब जो मतदान के रिजल्ट आ रहे हैं लगभग 10-12% हो चुका है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और ये अपेक्षा करता हूं मैं कि इस बार बाकी के चरणों की अपेक्षा जो है सो ज़्यादा मतदान होगा, देश की जनता भाग लेगी इसमें। राजनीतिक दल तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं, करते रहेंगे, लेकिन साथ ही सर्वोपरि है देश का हित, और देश का हित जो है सभी दलों को ध्यान में रखना चाहिए, हम सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। और कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही है कि भारत की जनता ने जो मतदान के प्रति उत्साह दिखाया है और जिसकी अपेक्षा मैं कर रहा हूं कि ज़्यादा, वो उसका स्वागत किया जाना इस गर्मी में भी। एक पॉइंट और जल्दी से, हाँ, एक पॉइंट और इसमें तहकीकात करनी चाहिए। आपने तस्वीरें दिखाई जिसमें कि अपने प्रिविलेजेस को अब्यूज करने का लीगल तरीके से एक तेजस्वी यादव ने आज काम किया है। व्हील चेयर पे जाने का, चुनाव देने का, व्हील चेयर पर सर वो चल रहे हैं, उनके कमर में दर्द है, तो प्रचार के दौरान भी वो जब हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो व्हील चेयर से ही वो चल रहे थे। कुछ उनको परेशानी आ गई है और उन्होंने कहा भी, डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन कहा था कि रेस्ट मैं करूंगा तो फिर प्रचार कौन करेगा, बड़े नेता अकेले वही हैं, थामे हुए हैं अपने गठबंधन को भी, तो वो है। लेकिन पूरी इस भयंकर गर्मी में, खास करके अगर आखिरी 3-4 चरणों की बात करें तो भयंकर गर्मी में भी लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचकर उन्होंने वोट दिया और आज में के दौर में भी जाकर वो वोट कर रहे हैं। मतदाताओं को सलाम है और इस अपील के साथ कि आज जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं, आप निकलिए घर से बाहर, गर्मी को मात देते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और शाम को 6 बजे से लगातार जरूर देखिए सबसे बड़ा एग्जिट पोल, सबसे बड़े इस एग्जिट पोल के साथ आप जुड़िए और चुनाव के सातों दौर के लोगों के राय के आधार पर अनुमान आपके सामने होगा कि 2024 में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सरकार बनाने जा रहा है।